बात का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी मैं आपको आज बताऊँगा कि किस तरह से शादी के लिए मज़हब तब्दील करने वाली मुस्लिम लड़कियों की क्या हालत ज़ार बनती है शादी के बाद। एक दास्तान बर्बादी आई है लखनऊ से। मैं वो सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपको ये चीज़ सुनना भी चाहिए और दूसरों तक पहुँचाना भी चाहिए, बिलखुसूस उन लड़कियों तक जो इस वक्त नाम निहाद झूठे इश्क के बहाने चलते जो है चुंगल में फंस कर के किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। तेलंगाना की दवा फैक्ट्री में आग लगने का हादसा पेश आया है तो रुकन असम्बली साबिक़ आरिफ अनवर पर किस तरह कार्रवाई हुई है, करोड़ों की अमलात जब्त हुई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं नाज़रीन। जैसे कि पुलिस ने कूड़े से बरामद की है 2 करोड़ बल्कि 2,80,000 यूरो की पेंटिंग। एक दिलचस्प न्यूज़ सामने आई है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अमेरिका में नमूदार होकर गायब होने वाला पुरस्कार धाती ढांचा पोलैंड में नज़र आ गया है। ये क्या हकीकत है उस पर भी कोशिश करेंगे। सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए क्या फ़ैसला दिया है आज मरकज़ी हुकूमत ने, क्या कहा है, इस सिलसिले में भी आप लोगों के सामने लाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। नाजरीन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले मैं बेंगलुरु की एक मुख्तसर ख़बर आप लोगों के सामने रख लूँ कि तलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई करना और फिर उनके लिए पढ़ाई में रहनुमाई करना, ये हर नेता लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है जो वो लोग जो है ज़िम्मेदारी उठाते हैं मकामी सतह पर। और बिलखुसूस जब उनको वोट दे कर के किसी हलके के लोग चुन कर के लाएँ और फिर वहाँ का नेता पूरी संजीदगी से उनकी लिए पूरी तरह से खिदमत करे, उनके लिए माली एतबार से इमदाद फराहम करे और मुस्तक़बिल में पेश आने वाली किसी भी रुकावटों को दूर करने की बात करे, तो वाकई वो उस नेता की जो है कभी कभी सराहना की जानी चाहिए। ऐसे में एक नाम आता है शहर बेंगलुरु से और वो है इमरान पाशा साहब। ये पादरायणापुरा के कॉरपोरेटर हैं। जी हाँ, शहर बेंगलुरु के पादरायणापुरा के बीबीएमपी गर्ल्स कॉलेज में आज ग्रेजुएशन डे मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था, जनाब इमरान पाशा साहब को, उनके वालिदैन को, उनके वालिद जनाब आरिफ पाशा साहब को। इस मौके पर उन्होंने अपने सरफ़ ख़ास से यहाँ की तलबा को मुस्तक़बिल में पढ़ाई के लिए पूरी तरह से माली इमदाद भी फराहम की, कैश पैसा दिया, लाखों रुपए का पैसा दिया और इसके साथ ही उन्होंने बच्चियों से अपने बयान में कहा कि अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करें और अगर मुस्तक़बिल में पढ़ाई की सतह पर किसी भी तरह की कोई भी अगर तकलीफ़ मैसर होती है तो वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, वो उनकी जो है इमदाद फराहम करेंगे। ये शहर बेंगलुरु के पादरायणापुरे के गर्ल्स कॉलेज जो कि बीबीएमपी गर्ल्स कॉलेज से मशहूर है, वहाँ के ये मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आइए इस मौके पर उन्होंने सीधी बात से भी गुफ्तगू करने की कोशिश की है जनाब इमरान पाशा साहब ने। थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अल्लाह जिससे भी जो भी काम करवाना चाहते हैं वो करवा देते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि अल्लाह मुझे चुना इस काम के लिए। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स माय ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और एजुकेशन ही क्यों, दिस इज़ योर क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन है। वो इसलिए कि मैं डे 1 से भी एजुकेशन पे ही काम करते आया हूँ, क्योंकि मुझे भी एक बड़ी दिली ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि मैं भी IAS ऑफ़िसर बनूँ या IPS ऑफ़िसर बनूँ। लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ रीज़न्स के वजह से मैं वो बन नहीं पाया। इसलिए मैं हमेशा से एजुकेशन को मिस करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे चाहे कोई भी हो, वो ये अपॉर्चुनिटी ना मिस करें। तो यही मेरा एक मकसद है जिसके वजह से मैं कंटिन्यूसली एजुकेशन को बैकअप करते आया हूँ, स्टूडेंट्स को एनकरेज करते आया हूँ, उनके हर खुशी में शामिल होते आया हूँ, उनके हर मुद्दे पर, उनके हर इश्यूज़ पर, उनके हर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो
स्कूलिंग का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो टैब्स का हो, चाहे वो लैपटॉप्स का हो, चाहे वो स्कूल की फ़ीस का हो, कॉलेज की फ़ीस का हो, चाहे कौन से भी एतबार से हो, चाहे वो ब्लेज़र्स का हो, मैं हमेशा इसी एक वजह से साथ स्टूडेंट्स के खड़ा हूँ। इस बात के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे इमरान सर का, जो भी उन्होंने हमारे लिए, जो भी हमारी कॉलेज के गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो भी फैसिलिटीज़ दी गई थी कॉलेज में, उसके अलग से लेकर जो भी उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है, फंक्शन जो अटेंड किया, जो भी हमारी कॉलेजेस में हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, जो भी हमारी क्लासरूम्स हो, जो भी तरीके से जो हमारी सहायता कर सकें, जो भी उन्होंने किया, मैं उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी पूरी कॉलेज की तरफ से। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। वही जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा, रुक़ैया की वो दास्तां, जिस दास्तां को सुनकर के हर उस लड़की को सबक लेना चाहिए जो इस वक्त झूठे इश्क में फंस करके अपने मज़हब और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। लखनऊ के अमीनाबाद की रिहायशी रुक़ैया बानू ने 3 साल कबल यशूरधन श्रीवास्तव से तब्दीली मज़हब के बाद शादी रचाई, मगर अब यशोधन श्रीवास्तव ने मुस्कान बन चुकी इस खातून को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। रुक़ैया की हालत अब ना घर की रही और ना घाट की। इस पर अलमिया ये है कि अब दोनों ही कुंबे उससे दूरी इख्तियार कर रहे हैं। नाज़रीन, ये ख़बर मुझे आप लोगों के सामने रख कर के रुक़ैया का मजाक उड़ाना नहीं है, उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है, बल्कि रुक़ैया की ये कहानी मुझे आप लोगों के सामने इसलिए रखना है ताकि वो सैकड़ों ख़वातीन जो इस वक्त झूठे इश्क में फंस करके अपने घर बार को छोड़ देते हैं और सबसे बढ़कर के अपनी ईमान को छोड़ देते हैं, उनके सामने बहैसियत सबक, ताकि वो दर्स ले सके, इबरत हासिल कर सके। ये रुक़ैया की कहानी और ऐसी बहुत सारी दास्तानें हैं। आज से 4 साल पहले भी मैंने ऐसी बहुत सारी दास्तानें मेरे अपनी वीकली सीधी बात में पेश भी की थी। उसमें बहुत सारे तबसरे भी हुए थे, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। रुक़ैया की कहानी भी कुछ उसी तरह से है। रुक़ैया के मुताबिक शादी के दिन ही उसके रिश्तेदारों में दरार पैदा होना शुरू हो गई थी। बकौल उसके दरार की वजह ससुराल वालों का रवैया था। मुस्कान के मुताबिक उसके ससुराल वालों ने उसके साथ जो सलूक किया उसे इंसानी सलूक तो नहीं कहा जा सकता। रुक़ैया की सास उसे किचन के बर्तन और घर का सामान भी नहीं छूने देती थी और कहती थी कि तुम मुसलमान हो और तुम्हारे छूने से घर की चीज़ें अशुद्ध यानी नापाक हो जाएंगी। दरअसल मुस्कान के हिंदू बन जाने पर उसके ससुराल वालों को यकीन नहीं है। वो कहते हैं ये मुसलमान ही है और ये कभी अपना मज़हब तर्क नहीं कर सकती। हम श्रीवास्तव हैं, हमें अपने बेटी की शादी अपने मज़हब और बरादरी में ही करनी चाहिए थी। मुस्कान बनने से कबल रुक़ैया लखनऊ की एक सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में PCSJ की कोचिंग देती थी। यशोधन वहीं कोचिंग सेंटर के मालिक की मारिफत वहां दाखिला लेने आया था और यहीं पर दोनों की पहली मुलाकात हुई। शादी करने की बात चली तो शर्त तब्दीली मज़हब तक पहुंच गई। रुक़ैया ने कहा कि यशोधन ने शादी के लिए उस पर दबाव बनाया और एक दिन नौबत यहां तक पहुंच गई कि उसने चाकू से अपने हाथ की रग काट ली और व्हाट्सएप पर मेरे पास तस्वीर भेजी। रुक़ैया के मुताबिक यशोधन ने धमकी दी कि अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। इसके बाद मैंने शादी कर ली और अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया। क्या मज़हब तब्दील करने के लिए कोई दबाव बनाया गया था? इस सवाल के जवाब में रुक़ैया ने कहा, मैंने यशोधन के कहने पर ही मज़हब तब्दील किया। यशोधन का कहना था कि अगर तुम मज़हब तब्दील कर लेती हो तो मेरे ख़ानदान के साथ घुलने मिलने में आसानी रहेगी। मैंने भी सोचा कि ज़िंदगी तो ससुराल वालों के साथ ही गुजारनी है। मेरे ख़ानदान के लोग तब्दीली मज़हब से खुश नहीं थे और शादी करने के बाद मेरे पापा, भाई और बहनों ने मुझे बात करनी बंद कर दी थी। रुक़ैया का मानना है कि मैं लगातार अपनी वालिदा से बात करने की कोशिश करती रही। शादी के 6 महीने बाद मेरे वालिद को मेरे फ़ैसले को कबूल करना पड़ा और उन्होंने तकरीब का इनेकाद किया। यशोधन श्रीवास्तव को मेरे ख़ानदान ने वही दर्जा दिया जो एक दामाद को हासिल होता है। शादी के बाद रुक़ैया की ज़िंदगी अजीरन बन गई। नाज़रीन, जी हाँ, उसके बकौल सास कहती है कि मैं किसी यस्सी लड़की को तो अपने यानी दलित लड़की को तो अपने बेटी की बहू बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यानी मुसलमान नहीं। मुझे घर का सामान छूने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने पर भी गालियाँ दी जाती थी। मुझे सिर्फ अपने शौहर के साथ सोने की इजाज़त थी, जिस पर मैं सोचती थी कि क्या मैं कोई इस्तेमाल की चीज़ हूँ। मैं मुसलमान से हिंदू बन चुकी हूँ, फिर भी मुझे घर में हो रही पूजा में शामिल नहीं होने दिया जाता था। अगर मैं मंदिर में बैठ जाती तो मेरी सास मुझे वहाँ से ये कह कर के उठा देती कि ये नापाक हो जाएगा।
मुस्कान का कहना है कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरे मैके वाले मुझे हिंदू कहते हैं और लान तान करते हैं क्योंकि मैंने एक हिंदू से शादी की। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। मैंने किसी तरह अपनी माँ को राज़ी करके एक बरामदे में अपना बिस्तर लगाया और घर वालों से कहा कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मजबूत हो जाओ, फिर अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगी। मुस्कान का कहना है कि जो मेरे साथ हुआ वो कानूनन जुर्म है। मेरे शौहर ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और ससुराल वाले कहते हैं कि मुसलमान हूँ। मैं ये साबित करने की भी लड़ाई लड़ रही हूँ कि आखिर मैं क्या हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या इंसाफ का तराजू किसी का मजहब देखकर इंसाफ करता है। मुस्कान का सवाल ये है कि मेरे जैसा मामला अगर किसी हिंदू लड़की का होता तो क्या इस वक्त भी यही होता। उसका कहना है कि चूँकि मैं मुसलमान थी और मेरा शौहर हिंदू, इसलिए पुलिस ने मेरी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया। तो नाज़रीन, रुक़ैया की ये कहानी और जिस तरह से उन्होंने बयान सामने लाया है उसको देख कर के महसूस होता है कि उन्होंने इस दिवाजी ज़िंदगी अपने ससुराल में किस अंदाज़ में बिताई होगी, उनकी जहनी हरासानी कैसी होगी। गालियाँ जब दी जाती थी, मुसलमान का लफ्ज़ जब उनके अपने ससुराल वालों के यहाँ पर एक गाली बन जाए तो आप महसूस करें कि किस तरह की जहनी तकलीफ़ होती होगी। नाज़रीन, एक ये सबक है उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां लगातार इस वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफिस में बेहुदा और न जाने वक्ती जो है तस्कीन के लिए और ख़त्म होने वाले ऐसी ज़िंदगी के लिए जिस ज़िंदगी के बाद फ्यूचर का कोई, मुस्तकबिल का उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ का कोई यकीन नहीं है, कोई एतमाद नहीं है, वहाँ पर चंद मिनटों के, चंद घंटों के या फिर चंद दिनों के या चंद हफ्ते या चंद महीनों की खुशी के लिए अपना ईमान दाव पर लगाते हैं और फिर अपने घर वालों से मुसीबत मोल लेते हैं और जब मुश्किलें सामने आती हैं तो फिर अपने ससुराल, अपने मैके को पलट कर देखते हैं। इससे बेहतर ये है कि जो है ऐसे इस्लाम में ना इश्क जायज़ है शादी से पहले और ना ही ईमान छोड़ना। तो आप अंदाज़ा लगाएं, दोनों गुनाह है। तो ऐसे हालात में जो है फ्यूचर यानी मुस्तकबिल की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले हमें हज़ार बार सोचना पड़ता है। भाई नाज़रीन, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और अगली ख़बर है तेलंगाना की एक दवा फैक्ट्री में बहुत ही अफसोसनाक मामला आज पेश आया है। 8 लोग झुलस गए हैं। तेलंगाना के ज़िला संगारेड्डी में वाक़ एक दवा फैक्ट्री में आग लग जाने का वाक़या पेश आया। आइडियल बोलारम इंडस्ट्रियल इस्टेट में पेश आने वाले इस वाक़े में 8 लोग झुलस गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने का वाक़या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। दवा फैक्ट्री में शदीद आग लग जाने के बाद कसीफ धुआं भी निकलना शुरू हो गया जो आसमान में फैलता नजर आया। इस वाक़े के साथ ही वहाँ काम करने वाले अफराद अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। बताया जाता है कि बाज़ वर्कर्स फैक्ट्री में हुनूस फंसे हुए हैं और उनको निकालने का काम जारी है। मकामी लोगों का ये भी कहना है कि धमाका होने के बाद आग लगने का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक चश्मदीद की बनाई गई वीडियो में फैक्ट्री से धुएं का गुबार निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी तस्वीर और वीडियो आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात की फैक्ट्रियों में वहाँ से भी इस तरह की खबरें लगातार आग लगने के सामने आती हैं। अब तेलंगाना से ये खबर आ रही है जहाँ पर जो है इस वक्त एक फैक्ट्री में आग लगी हुई है। नाज़रीन गिरामी, यूपी में बदले की सियासत चल रही है और बिलखुसूस जब लीडर मुसलमान हो तो उसका तो पीछा छोड़ते ही नहीं है। जी हाँ, जेल में कैद समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असम्बली आरिफ अनवर पर कार्रवाई चल रही है और करोड़ों की अमलाक जब्त कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के लीडरान के खिलाफ योगी हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के बलरामपुर से साबिक रुकन असम्बली आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया ने कार्रवाई अंजाम देते हुए 50 करोड़ से ज़्यादा की अमलाक जब्त कर ली है। आरिफ अनवर हाशमी पर गैंगस्टर कानून समेत 22 फौजदारी मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आरिफ अनवर हाशमी को सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था और वो ताहाल जेल में ही कैद हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जुमा के रोज़ एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए साबिक रुकन असम्बली की करोड़ों के अमलाक को खर्क कर लिया। दरियासना साबिक रुकन असम्बली की 4 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। तो नाज़रीन, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बदले की सियासत के चलते जब लीडरान मुसलमान होते हैं तो किस तरह उनको जो है पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे तुली हुई है यहाँ की योगी हुकूमत। और इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो उस पर लगातार सोशल मीडिया में तबसरे चलने लगते हैं और योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जैसा कि मैंने इस वक्त ख़बर में आपके सामने तबसरा किया। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ख़बर है साल का सबसे मज़ेदार केस। जी हाँ, पुलिस ने कोड़े से 2,80,000 यूरो की पेंटिंग निकाल ली है तलाश कर करके।
असल मामला एक लंबा है। एक बिजनेसमैन डसलड्रोफ के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर पर गलती से अपनी मिल्कियत एक कीमती पेंटिंग भूल गया था। जर्मन पुलिस ने जुमेरात को जारी करदा एक बयान में इस वाक़े की तस्दीक की, जो उन्होंने कहा कि नवंबर के अवाखिर में यह मामला पेश आया था। मज़कूरा शख्स, जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया है, उसने कार्डबोर्ड के 40 से 60 सेंटीमीटर के एक गत्ते के एक डब्बे में एक पेंटिंग डाली हुई थी, जो वो चेक इन काउंटर पर भूल गया, जब चेक इन होता है वहाँ पर। फ्रांसीसी मुसव्विर योस टेंगाई की इस पेंटिंग की मालियत तकरीबन 2,80,000 यूरो, यानी अगर डॉलर में अंदाज़ा लगाया जाए तो 3,40,000 डॉलर है। पुलिस ने पेंटिंग का नाम तो नहीं बताया। मज़कूरा कारोबारी शख्स पेंटिंग को काउंटर के साथ रखने के बाद भूलकर तिल अबीब के लिए अपनी परवाज़ पर चढ़ गया। जहाज़ पर चढ़ने के बाद उसे ख्याल आया कि वो अपनी एक अहम शय भूल गया था। इसराइल आमद के बाद उसने मगरबी जर्मनी के शहर डिसल्डोर्फ की पुलिस से रुजू किया और ईमेल्स के ज़रिए वाक़े की तफसीलात बयान की। खबर मिलते ही पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी, मगर कुछ पता नहीं चला। इब्तिदाई तौर पर केस में पेशरफ्त न हो सकी, लेकिन फिर मज़कूरा शख्स का एक रिश्तेदार बेल्जियम से जर्मनी पहुंचा ताकि बाकायदा तौर पर रिपोर्ट दर्ज करा सके। वो एयरपोर्ट के पास वाक़े पुलिस स्टेशन गया और वहां रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर एक केस इंस्पेक्टर मिशाइल डेनियर के पास पहुंचा, जिन्होंने फ़ौरन एयरपोर्ट पर सफाई वगैरह के काम की निगरान कमेटी से रब्ता किया। एयरपोर्ट इंतज़ामिया के अरकान के साथ कूड़े की रेट वाली तमाम जगहों की तफसीली तलाशी ली गई। बाद अज़ां पुलिस बयान में तस्दीक की गई कि पेंटिंग एक कूड़े के डिब्बे के अंदर सबसे नीचे पड़ी हुई थी। पेंटिंग के मालिक को इस हफ्ते बुध के रोज़े पेंटिंग वापस दे दी गई। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शख्स एक पेंटिंग को, जिसकी कीमत 2,80,000 यूरो यानी कि 3,40,000 डॉलर है, उसको एक सफाई करने वाले ने उठा करके डिब्बे में फेंक दिया था, ये समझ करके वो कोई कूड़ा है। बिलाखिर जो है इस बिजनेसमैन की वो उसकी जद्दोजहद काम आई, बिलाखिर वो पेंटिंग उसको मिल गई। और ये ख़बर इस वक्त सुर्खियों में छाई हुई है, बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक में। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन पहले मैंने आपको अमेरिका में नमूदार होने वाले एक पुरअसरार धाती ढांचे के सिलसिले में बताया था कि अचानक सामने आया, फिर गायब हो गया। अब ये खबर आ रही है कि वो किसी और मुल्क में नज़र आ गया है। जी हाँ, अमेरिका के एक सहरा में पुरअसरार धाती ढांचे या सुतून के तौर पर नज़र आने और फिर गायब होने का मामला हल नहीं हो सका, ताहम अब तक ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नमूदार हो चुका है और इस बार ये पोलैंड में नज़र आया है। पोलैंड के दारुलहुकूमत वारसा में दरिया किनारे एक शख्स को वर्जिश करते हुए धात से बने 10 फीट लंबे तिकोनी सुतून नज़र आया। मकामी हुकाम की जानिब से भी दरिया किनारे एक पुरअसरार सुतून की मौजूदगी की तस्दीक की गई है, जिसे स्क्रू के ज़रिए नस्ब किया गया है, जबकि इसको लगाने की ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। तो इस तरह से ये पुरअसरार धाती ढांचा अब पूरी दुनिया के लिए बहुत ही पुरअसरार बना हुआ है। कभी इस मुल्क में नज़र आता है, कभी उस मुल्क में, और इस तरह लोग तस्वीर निकाल कर के इसको जब शेयर करते हैं तब पता चलता है कि ये किस मुल्क में है। तो इस पर अभी तहकीक जारी है, देखना है कि इस सिलसिले में मज़ीद साइंसदान क्या कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं मरकज़ी हुकूमत ने जो हालिया बयान दिया है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से मुतालिक एक अर्जी से वाबस्ता मामले में मरकज़ी हुकूमत ने अपना हलफनामा दाखिल किया। आबादी कंट्रोल को लेकर मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि किसी को ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 बच्चे के कानून यानी सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की लाजमियत की मुखालिफत करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। मरकज़ी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस मुल्क ने भी बच्चे पैदा करने की लाजमियत के लिए कानून बनाया है, उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर मर्द और औरत की आबादी में तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती आबादी पर परेशानी का इजहार करते हुए एक अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि मुल्क में हर जोड़े के सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त होनी चाहिए, इससे मुल्क की आबादी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने इसकी मुखालिफत करते हुए ये बयान जारी किया है कि किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बैगैब नाज़रीन, कुछ और छोटी सी खबरें आप लोगों के सामने रख कर की इजाज़त लूँ कि ऑस्ट्रिया की आईनी अदालत ने प्राइमरी स्कूल में बच्चियों के स्कार्फ लेने पर आयद पाबंदी को गैरकानूनी करार दे दिया है। ये मजहबी आज़ादी,
दूसरे की राय के एहतराम और मजहबी अकायद पर पाबंदी है जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि इस पाबंदी से मुसलमानों को ख़ास तौर पर हदफ बनाया गया था, लिहाजा ऑस्ट्रिया के आईनी अदालत ने यह साफ और वाज़ेह कर दिया कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की स्कार्फ पर जो पाबंदी आयद की गई थी वो गैर कानूनी है, लिहाजा बच्चियों को स्कार्फ पहनने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से खबर आ रही है कि अमेरिका ने तुर्क नज़ार डॉक्टर वोगर शाहीन की तैयार की हुई वैक्सीन को हंगामी बुनियादों पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जहां वजारत फुड के मुताबिक साइंसी सबूतों की बुनियाद पर बायोनटेक और फाइज़र की वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक मुअस्सिर दवा है, लिहाजा हंगामी बुनियादों पर इसकी इजाज़त दी जाती है। ये कहते हुए इस वक्त अमेरिका की जानिब से बाकायदा जिस दवा को तैयार करने में डॉक्टर वोगर शाहीन और उनकी अहलिया थी उसको इस वक्त बाकायदा इजाज़त मिल गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान की शाही मस्जिद से आज एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर देख सकते हैं अर्तुगरुल गाज़ी के अहम किरदार इंजन अल्तान ने अपने दौरे के दरमियान इस मस्जिद का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने उसका नज़ारा देखा। उस वक्त इस शाही मस्जिद के इमाम भी उनके साथ थे। आप इस तस्वीर को देखें जो वायरल हो रही है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत